वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज इन बायनॉमियल थ्योरम। पिछले मॉड्यूल में मैंने बोला था कि मल्टीनॉमियल कोएफिशिएंट्स डिस्कस करेंगे, पर मैंने उस मॉड्यूल को वहीं पर रोक करके एक नया मॉड्यूल शुरू किया है जिसमें कि मल्टीनॉमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में ठीक से हम डिस्कस करेंगे। उसको उस पिछले ही मॉड्यूल में मिलाना मुझे ठीक नहीं लगा। एनीवे, तो एजेंडा यही है, मल्टीनॉमियल कोएफिशिएंट्स और मल्टीनॉमियल थ्योरम को डिस्कस करना। 2 या 3 लेक्चर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, some problems for practice, and now let us get started. तो मल्टीनॉमियल कोएफिशिएंट्स तक पहुंचने से पहले एक प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करते हैं जो हम देख चुके हैं पहले। तो n कोई पॉजिटिव इंटीजर है और a और b दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं सच दैट उनका सम इज़ n। ठीक है, तो हमारे पास n प्लेयर्स दिए हुए हैं और हमें 2 टीमें बनानी हैं। पहली टीम में a प्लेयर्स होने चाहिए, दूसरी में b होने चाहिए, और a प्लस बी इज़ n। तो कोई भी प्लेयर खाली नहीं बैठेगा, हर प्लेयर को किसी ना किसी टीम में जाना है। और ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं है कि एक प्लेयर एक ही टीम में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक प्लेयर 2 अलग अलग टी शर्ट पहन के खड़ा हो गया है। ठीक है, तो कितने तरीके से हम ये विभाजन कर सकते हैं, कितनी टीमें पॉसिबल हैं या कितने मैचेस कह लें कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये इसका जवाब पहले ही पता है। इसमें से ए प्लेयर्स को चुन करके लेफ़्ट साइड वाली टीम में डाल दें, अपने आप बी प्लेयर्स यहाँ बचे रह जाएंगे, उनको यहाँ डाल दें, और दिस इज़ ऑल। तो कितने तरीके से यहाँ से हम ए प्लेयर्स चुन सकते हैं वही प्रश्न है, और वो हम जानते हैं, उसका जवाब होता है एन चूज़ ए। ठीक है, तो ये तो बहुत पहले से हम करते आ रहे हैं, पर इस सवाल को थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे, थोड़ा सा पेचीदा बनाएंगे तो इंटरेस्टिंग होगा मामला। तो इस बार हमारे पास फिर से एक पॉजिटिव इंटीजर n है, 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं जिनका सम n है, और n प्लेयर्स में से हमें 3 टीमें बनानी हैं। पहली टीम में a प्लेयर, दूसरी में b प्लेयर और तीसरी में c प्लेयर्स होने चाहिए। तो फिर से वही बात, हर प्लेयर को किसी ना किसी टीम में जाना ज़रूरी है क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज़ n। ओके, ऑल राइट। तो कितने तरीके से ये विभाजन किया जा सकता है, यही प्रश्न है। और यहाँ पे ए बी सी नॉन नेगेटिव है, तो ये संभव है कि ए 0 दिया हुआ हो, इन विच केस इस टीम में कोई भी नहीं आएगा, वो ठीक है, उससे कोई समस्या नहीं है। तो कितने तरीके से विभाजन किया जा सकता है, ये प्रश्न है। तो ये भी हम जानते हैं इसको कैसे हल करना है। तो इसमें से पहले हम ए प्लेयर्स चुन लें और उसे सबसे पहली टीम में डाल दें। सबसे पहली टीम माने ये टीम, इसमें एग्जैक्टली हमें ए प्लेयर्स रखने हैं। तो ए प्लेयर्स पहले हम चूज़ कर लेते हैं आउट ऑफ द n गिवन प्लेयर्स। ठीक है, और अब यहाँ पर n-a खिलाड़ी अभी बाकी हैं। a को तो हमने उठा करके लेफ़्ट साइड में डाल दिया, n-a खिलाड़ी बाकी हैं। उनमें से कुछ b को पकड़ करके, उनमें से एग्जैक्टली b को पकड़ करके यहाँ डाल दें। तो यहाँ पर एग्जैक्टली c प्लेयर्स बचे रह जाएंगे क्योंकि a प्लेयर्स यहाँ आ गए, b यहाँ आ गए, तो एग्जैक्टली c बचे रह जाएंगे क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज़ n। उन c को यहाँ रख देना है। तो this will be multiplied by n-a choose b, and that is multiplied by, अगर लिखना ही है तो that is multiplied by n-a minus b choose c, but ये 1 है क्योंकि n-a minus b is c, तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। so this is the number, और ये आता क्या है, इसको ज़रा कंप्यूट करते हैं। so this turns out to be n factorial divided by this number multiplied by n minus a factorial। ठीक है, ये वो नंबर है, पर ये क्या है, ये है c फैक्टोरियल, और ये कैंसिल हो गया तो कैंसिल यहीं पे कर देता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा सा आ गया। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्रेशन आया, इतनी टीमें बन सकती हैं। तो अब हम मल्टीनॉमियल कोएफिशिएंट्स को यहाँ पर डिफाइन करते हैं, कम से कम इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग 3 टीम्स ऑफ साइजेस a b and c respectively where a plus b plus c is n, so number of teams out of n players where the teams have sizes a b and c respectively where a plus b plus c is n, उसको हम ऐसे लिखेंगे। उसका नोटेशन है हमारे लिए n और फिर a b और c और ये सिंबल
तो जिस तरीके से n चूज़ r जब हम लिखते थे, n चूज़ r जब हम लिखते हैं तो हम उसको ऑल्टरनेटली ऐसे भी लिख सकते हैं, उसी नोटेशन को थोड़ा सा जनरल करके लिख दिया है। तो ये जो चीज़ है वो यही नंबर है, जैसा कि अभी हमने देखा, दिस इज़ बाय डेफिनेशन द टोटल नंबर ऑफ टीम्स पॉसिबल, और अभी हमने कैलकुलेट किया कि इतनी टीम्स पॉसिबल हैं, तो दिस इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो दिस इज़ द मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट। हम देखेंगे इसको मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट क्यों बोला जाता है वो हम देखेंगे, पर अब फिलहाल के लिए नोटेशन समझ में आई होगी और इस नोटेशन का फॉर्मूला भी हम जान गए। ओके ग्रेट। तो अब एक एप्लीकेशन टू अलजेब्रा जहाँ से स्पष्ट होगा कि क्यों इसे मल्टीनोमियल थ्योरम बोलते हैं। तो हम ये आइडेंटिटी पढ़ते हैं बचपन में कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज दिस थिंग रिटन ऑन द राइट साइड, ये हम जानते हैं। पर इसका क्या करें, x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब, ये एक्सपैंड करने में बहुत समय लग जाएगा, राइट। बहुत सारे टर्म्स हैं तो ये एक्सपेंशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, पर फिर भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई का क्या कोएफिशिएंट आएगा यहाँ पर। जैसे कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 1 है, वाई स्क्वायर का 1 है, सो ऑन, एक्स वाई का 2 है। और एक बात और, यहाँ पे मैं कोएफिशिएंट शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ये जो शब्द है हमने इसको ठीक से डिफाइन किया था सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल के लिए। जब एक पॉलिनोमियल ऐसा होता है रियल्स टू रियल्स, हमने देखा कि समथिंग लाइक लेट्स से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, ये सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हैं, राइट, एक ही वेरिएबल है। पर ये जो पॉलिनोमियल हुआ ये एक मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल है जिसकी हमने बात नहीं करी थी फॉर्मली, पर वो सारा डिस्कशन आप इसके लिए कर सकते हैं खुद से। तो कोएफिशिएंट शब्द को जस्टिफाई किया जा सकता है या इसको परिभाषित किया जा सकता है मोर जनरल कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, वो सारी चीज़ आप खुद से कर सकते हैं। तो कोएफिशिएंट शब्द को फॉर्मली ट्रीट किया जा सकता है, पर ऐसे ही हमें आइडिया तो है ही कोएफिशिएंट से मतलब क्या होता है, तो मैं वो डिस्कशन रिपीट नहीं करना चाहता, उसमें मैं नहीं समझता कि कोई अर्थवत्ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ मान लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई जानना चाहते हैं। व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई? राइट, और एक्स स्क्वायर वाई का नॉन जीरो कोएफिशिएंट आएगा, ये बात तो दिखनी चाहिए, क्योंकि 2 + 1 = 3 और हर चीज़ यहाँ पर सॉर्ट ऑफ डिग्री 3 की होगी। जैसे कि इसके एक्सपेंशन में x की पावर 2, y की पावर 0, z की पावर 0, तो वो उन तीनों का सम 2 है। उसी तरह से ये इनका यहाँ पे भी सम 2 है, यहाँ पे भी सम 2 है। यहाँ पे क्या हुआ, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 0, सम 2 है। तो सारे वही टर्म्स मिलेंगे जिनमें कि सॉर्ट ऑफ जो उनकी डिग्री है वो 2 है। डिग्री अगेन मैंने फॉर्मली डिफाइन नहीं किया मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल्स के लिए या इवन सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल्स के लिए, कम से कम इस लेक्चर सीरीज़ में, पर आई होप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमें इसका कोएफिशिएंट जानना है। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x + y + z टाइम्स x + y + z टाइम्स x + y + z। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट से मान लेते हैं मैंने x चुन लिया। मल्टीप्लाई करने में क्या करते हैं, जब ये हमें इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, हम पहले ब्रैकेट से कोई एक टर्म चुनेंगे, दूसरे से कोई चुनेंगे और तीसरे से कोई चुनेंगे और फाइनली एक टर्म मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सर्कल्स किए हुए हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक्स वाई जेड मिलेगा, रादर एक्स जेड वाई मिलेगा, बट दैट इज सेम एज एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ऐसे जितने भी तरीके से हमें एक्स स्क्वायर वाई मिल सकता है हमें वो काउंट करना है। एक्स स्क्वायर वाई कैसे मिल सकता है, पहले से एक्स ले लें, दूसरे से एक्स ले लें, तीसरे से वाई ले लें, या फिर पहले से एक्स ले लें, दूसरे से वाई ले लें, तीसरे से एक्स ले लें, एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के लिए मान लें पहले ब्रैकेट में से एक्स चुना, दूसरे में से वाई और तीसरे में से एक्स, और ऐसे जितने भी चॉइसेस हैं हमें वो काउंट करनी है। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल वही है कि हमारे पास 3 खिलाड़ी हैं जिनमें से 2 खिलाड़ियों को कैपिटल एक्स या लिटिल एक्स की टी शर्ट पहनानी है और एक खिलाड़ी को वाई की टी शर्ट पहनानी है। यानी कि 3 खिलाड़ी हैं जिनमें से कि 2 को एक्स की टी शर्ट, 1 को वाई की टी शर्ट और 0 को जेड की टी शर्ट पहनानी है। तो ये एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है जो पिछले पेज में हमने देखी। 3 प्लेयर्स, जैसे कि इस ब्रैकेट को समझें पहला प्लेयर, राइट, इस ब्रैकेट को समझें पहला प्लेयर, इसको दूसरा प्लेयर और इसको तीसरा। और पहले प्लेयर में हमें चुनना है कि उसको हम एक्स बोलेंगे कि वाई या जेड, सॉर्ट ऑफ समझ रहे हैं, मतलब बात का आशय समझिए कि हमें एक्स चुनना है या वाई या जेड इस ब्रैकेट में। दैट्स लाइक सेइंग कि पहले प्लेयर को हम एक्स की टी शर्ट पहना रहे हैं या वाई की या जेड की। तो यहाँ पे हमने एक्स की पहना दी, यहाँ पे वाई की और यहाँ पे एक्स की फिर से। तो वो एक विभाजन हो गया इन 3 प्लेयर्स का 3 टीमों में, जिसमें कि पहली टीम में 2 प्लेयर्स, दूसरी टीम में 1 प्लेयर और तीसरी टीम में 0 प्लेयर्स। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर हम जानते हैं, वो ये होगा 3
210, ये है वो नंबर, और ये हम कैलकुलेट करना जानते हैं. दिस इज़ 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल टाइम्स 1 फैक्टोरियल टाइम्स 0 फैक्टोरियल, so which is 3 फैक्टोरियल बाई 2 विच इज़ 3. तो हमें पता चल गया कि एक्स स्क्वायर वाई का जो कोएफिशिएंट आएगा इसमें वो आएगा 3. ओके, तो इसलिए इसे मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं. बायनोमियल में हमारे पास 2 टर्म्स होते हैं, 2 वेरिएबल्स होते हैं. बायनोमियल, बाय जो प्रीफिक्स है दिस मीन्स 2 इन ग्रीक या समथिंग, और नोमियल मोनोमियल से आता है, तो दैट्स वाई द वर्ड बायनोमियल कम्स. यहाँ पे मल्टीनोमियल मतलब हमारे केस में 3 है तो ट्राइनोमियल बोल सकते हैं, पर जनरल जो एक्सप्रेशन है वो मल्टीनोमियल. मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सबको मल्टीनोमियल बोला जाता है, इसलिए इसे मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं. तो जो जनरल प्रश्न है एटलीस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में, 3 वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर ए, वाई टू द पावर बी, जेड टू द पावर सी इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो द आंसर इज 0 इफ a प्लस बी प्लस सी इज नॉट n. जैसा कि हमने कमेंट किया कि केवल वही टर्म्स मिलेंगे जहाँ पे कि ये टोटल डिग्री, वही मोनोमियल्स मिलेंगे जहाँ पे टोटल डिग्री n के बराबर है, राइट. क्योंकि n ब्रैकेट्स हैं, हर ब्रैकेट में से एक सिंबल चुनना है, तो जब उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स आएंगे वो n ही आएंगे. तो अगर a प्लस बी प्लस सी n के बराबर नहीं है तो कभी भी इसका कोएफिशिएंट नॉन ज़ीरो तो यहाँ से मिल ही नहीं सकता. ठीक है, तो 0 इफ दिस इज़ द केस एंड n a b c, पता नहीं इसको बोलते कैसे हैं, राइट, पर ठीक है हमें लिखना तो आता है. तो दिस इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू n. ठीक है, ऑल राइट. तो ये हो गया एटलीस्ट 3 के केस में, और अब सारी बात को जनरल में बोल देते हैं. तो हमारे पास इस बार n खिलाड़ी हैं, n इज सम नेचुरल नंबर, और k टीम्स बनानी है, समझ लें. तो a1 टू ak का जो सम है वो n है, k टीम्स बनानी है, हर एक प्लेयर को किसी ना किसी टीम में डालना है. तो जो मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट जिसका एक्सप्रेशन ये है, नोटेशन ये है, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ways of forming k teams of sizes a1 up to ak respectively out of n given players. Okay, great. So ये डेफिनेशन हो गई मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट की, और इसका जो एक्सप्रेशन है वो इसके बराबर है. पहली टीम में a1 प्लेयर्स डालने हैं तो n में से a1 प्लेयर्स चुन लें. ठीक है, अब बचे हमारे पास n माइनस a1 प्लेयर्स, उनमें से a2 प्लेयर्स चुन के दूसरी टीम में डाल दें. अब बचे हमारे पास इतने प्लेयर्स, उनमें से a3 प्लेयर्स चुन के हम इतने तरीके से उन्हें चुन सकते हैं और उन्हें तीसरी टीम में डाल दें, एंड सो ऑन. ये सब प्रोडक्ट हो जाएगा, और अगर इसको हम प्रोडक्ट आउट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा एकदम सीधा सा, n फैक्टोरियल, और ये जो भी यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं सबका, ये सॉरी यहाँ पे k होना चाहिए था, ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं सबके फैक्टोरियल का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में. तो बहुत सिंपल इसका फॉर्मूला है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है, और प्रूफ भी बहुत सिंपल है. प्रूफ यही है, बस इसको थोड़ा समझना है. ओके, तो अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a1 अप टू a के नॉन नेगेटिव हैं सच दैट उनका सम इज n, देन द कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस is the multinomial coefficient corresponding to a1 up to ak with n on top. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी. अगर पॉलिनोमियल वाला जो डिस्कशन अभी हमने किया 3 वेरिएबल्स को लेकर के, कैसे हमने कनेक्ट किया मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट से उस चीज़ को, अगर वो उस पर ध्यान दिया तो ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए. ठीक है, सो द कोएफिशिएंट ऑफ सच अ थिंग इन दिस वी नो हाउ टू कैलकुलेट नाउ, और देयरफॉर अगर इसका पूरा एक्सपेंशन लिखना हो, इस चीज़ का अगर पूरा एक्सपेंशन लिखना हो, तो जितने भी ये a1 अप टू ak हैं जो n को सम करते हैं, हर एक के लिए एक ऐसा मोनोमियल मिलेगा, राइट. जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर में ये कुछ एक्सपैंड होता है. कितने तरीके हैं a1 प्लस a2 को 2 बनाने के, या सॉरी a1 प्लस a2 प्लस a3 को 2 बनाने के. यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 को 2 बनाने के कौन कौन से तरीके हैं. या तो a1 2 हो, बाकी दोनों 0,
या A1 0, ये 2 और रेस्ट 0 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो एग्जैक्टली 6 तरीके हैं, वो आप देख सकते हैं और वो हम जानते भी हैं, हमने देखा उसका एक्सपेंशन। तो उसी तरीके से जितने भी तरीके से A1 प्लस डॉट 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 AK इज n, वो सारे A1 टू AK के जो टपल्स हैं वो कलेक्ट करेंगे। हर टपल के लिए हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा मोनोमियल, उसका कोएफिशिएंट ये है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। ऑल राइट, सो दिस इज द मल्टीनोमियल थ्योरम। एक्चुअली इसी को मल्टीनोमियल थ्योरम बोलते हैं। तो इसको हमने इसका पूर्ण प्रमाण नहीं दिया, पर हमने एटलीस्ट 3 के केस में, जब k वॉज इक्वल टू 3 एंड व्हेन n वॉज ऑल्सो इक्वल टू n वॉज सम आर्बिट्ररी थिंग, हमने वहाँ पे तो समझाया था। सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ही आप उतार सकते हैं। तो इसका प्रूफ लिखने की मैं ज़रूरत नहीं समझता। ठीक है, तो मल्टीनोमियल थ्योरम हमने डिस्कस कर लिया, और जहाँ तक मेरी बात है, मैं समझता हूँ कि कन्वे तो मैंने कर दिया होगा, आइडिया आप तक संप्रेषित कर दिया होगा। ओके, तो अब एक सवाल ले लेते हैं, या कुछ और, सिर्फ एक सवाल नहीं, इसके बाद और भी ले लेंगे। तो हमें इस चीज़ में इसका कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ माइनस साइंस आ गए हैं। ऑल राइट, तो इस चीज़ में इसका कोएफिशिएंट बताना है, और 2 + 3 + 4 + 1 विच इज़ 10, तो नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट आएगा। राइट, तो राइट, तो x की पावर तो 2 है, y की पावर 3, z की 4 और w की 1। तो जो कोएफिशिएंट इज इन द एक्सपेंशन ऑफ इज व्हाट, तो मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ। तो दैट विल बी 10, फिर 2, 3, 4, 1, ये मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट, बट एक साइन के साथ, इसमें कि सिंस y एक माइनस साइन के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है, ये माइनस साइन के साथ बैठा हुआ है, तो वो माइनस साइन उसी पावर के साथ आएगा जिस पावर के साथ यहाँ पे y है। सो दैट विल बी क्यूब्ड, और z के साथ भी माइनस साइन है, सो दैट विल बी -1 to the power 4। दिस इज एग्जैक्टली द कोएफिशिएंट। आई होप ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस थिंग इन द एक्सप्रेशन ऑफ दैट, और ये आप कंप्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू माइनस, और ये कुछ गंदा सा नंबर है, इसको मैं सॉल्व और नहीं कर रहा हूँ, पर कम से कम इतना लिख देता हूँ कि दिस इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज द आंसर, सॉरी माइनस साइन। ओके, तो ये बात समझनी चाहिए कि क्यों ये नंबर्स आ रहे हैं। ओके, इस पर थोड़ा विचार करें। ऑल राइट, what is the coefficient of x to the power 5 in this, in the expansion of that? तो यहाँ पर कोई डायरेक्टली मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है, ये तो बस कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ये एक पॉलिनोमियल है, उसकी पावर 6 कर देंगे तो एक और पॉलिनोमियल मिलेगा। तो उसमें x to the power 5 का कोएफिशिएंट पूछा हुआ है। ओके, पर हम मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट्स, मतलब मल्टीनोमियल थ्योरम यूज़ करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मल्टीनोमियल थ्योरम क्या बोलेगा कि ये जो चीज़ है, सोल्यूशन, सो ये जो चीज़ है 2 - x + 3x² to the power 6, मल्टीनोमियल थ्योरम बोल रहा है कि दिस इज इक्वल टू समेशन वो सारे ABC जो कि नॉन नेगेटिव हैं और जो सम अप टू 6 होते हैं, that टाइम्स 6, a 6 चूज वट एवर, आप पता नहीं इसको बोलते कैसे हैं, इस कोएफिशिएंट को, ये वाला मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट, टाइम्स 2 to the power a टाइम्स -x to the power b टाइम्स 3x² to the power c। राइट, मल्टीनोमियल थ्योरम इमीडिएटली ये बोल रहा है। बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, इसको अल्फ़ा बोल दें, इसको बीटा और इसको गामा, और मल्टीनोमियल थ्योरम लगा दें where the variables are alpha, beta and gamma. So this is equal to summation 2 power a -1 to the power b 3 power c times
एक्स टू द पावर बी प्लस 2c, राइट, ये आया। तो अब प्रश्न है कि कितने कितने ऐसे ए बी सीज हैं जिसमें b प्लस 2c इज़ 5। उन सारे ए बी सीज के लिए हमारे पास ये नंबर आएगा और उन सारे नंबर्स को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो द पॉसिबिलिटीज़ आर, b अगर 0 है तो c आ जाएगा हमारे पास 5/2, बट दैट इज़ नॉट अलाउड क्योंकि c तो एक इंटीजर होना है, तो b 0 नहीं हो सकता। अगर b 1 है तो c आ जाएगा 2। तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं बस b प्लस 2c इज इक्वल टू 5 को सॉल्व कर रहा हूँ, वेयर b एंड c आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। तो b अगर 0 है तब तो कोई भी c काम नहीं करेगा क्योंकि 5/2 तो इंटीजर नहीं, एंड सो ऑन। तो b सिमिलरली b2 है तो कोई भी c काम नहीं करेगा, और b अगर 3 है तो c इज इक्वल टू 1 आई थिंक, यस। और इससे बड़ा b लेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस यही दो केसेस है हमारे पास, ये केस और ये केस। तो देयर फोर द आंसर इज 6। फिर यहाँ पे a तो 0 ही है, a 0 नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो सॉरी, तो यहाँ a 0 नहीं होगा। इस केस में अगर b इज़ 1 एंड c इज़ 2, a इज़ इक्वल टू ऑटोमेटिकली 3, और यहाँ पे a इज़ इक्वल टू ऑटोमेटिकली 2, राइट, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तो 6 है, करेक्ट। तो b इज़ 1 और c इज़ 2 के केस में a इज़ 3, b इज़ 3 और c इज़ 1 के केस में a इज़ 2, राइट। तो जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी 6 3 1 2, राइट, a is 3, b is 1, c is 2 times 2 to the power 3 minus 1 to the power 1, 3 to the power 2। यहाँ से आया, a को 3 डाल दिया, b को 1 और c को 2, 3 1 2 टाइम्स x to the power 6 और प्लस 6 चूज 2 1 2 3 1। ये क्यों आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ओके, टाइम्स 2 to the power 2 minus 1 to the power 3, 3 to the power 1, again 2 to the power 2 बिकॉज a यहाँ पे 2 है, minus 1 to the power 3 बिकॉज b यहाँ पे 3 है, और 3 to the power c क्योंकि c यहाँ पे 1 है, एंड दैट्स इट। दिस इज़ द आंसर। बट आई थिंक ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सो दिस इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 cube 8 into 972 with a minus sign plus 6 factorial divided by again 3 factorial into 2 factorial into 3 factorial times 4, ये भी माइनस साइन के साथ आ रहा है, 4 into 3 12। तो दिस इज माइनस, अभी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय समथिंग लिखा हुआ है विच इज़, ठीक है, इसको अलग से निकाल लेते हैं। तो -6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में 72 + 12 विच इज़ 84। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है, ये कुछ नंबर है, दिस इज़ द आंसर। आई होप समझ में आया होगा, वो आंसर कुछ भी हो, क्या कर रहे हैं वो समझना ज़रूरी है, ओके। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस। इस एक्सप्रेशन में t टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट बताना है, ऑल राइट। तो अगेन एज यूजुअल ट्राई टू सॉल्व दिस योरसेल्फ, सारे ही क्वेश्चन में ये बात लागू होती है। तो सोल्यूशन 1 - t टू द पावर 6 सबसे पहले क्या है, दिस इज नथिंग बट 1 - t टाइम्स 1 + t, पूरा ही लिख देता हूँ। तो एक जनरल फार्मूला जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं कि जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आता है, 1 - t टू द पावर n इज़ व्हाट, इट्स 1 - t टाइम्स 1 + t + t स्क्वायर प्लस डॉट 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 t टू द पावर n - 1। तो ये जनरल फार्मूला याद रखने में काम आता है।
ओके, तो दिस इज़ 1 माइनस टी टू द पावर 6, तो ये जो रेशियो है दैट इज़ जस्ट दिस मच। सो देयरफॉर हमको करना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ t to the power 4 in the expansion of, or in this polynomial rather, ओके। और राइट, ठीक है, तो मल्टीनॉमियल थ्योरम क्या बोलता है कि दिस इज समेशन। अब यहाँ पे 6 टीम्स बनानी है सॉरी 3 टीमें बनानी हैं, क्या बोल रहा हूँ, 6 टीमें बनानी हैं जिसमें से कि टोटल प्लेयर्स 3 है। सो द मल्टीनॉमियल थ्योरम सेज कि दिस इज A1 प्लस डॉट 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 A6 इक्वल्स, या इसको ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, दिस इज इक्वल टू 3 वेर ईच AI इज़ पॉजिटिव। ऐसे जितने भी A0 अप टू A5 है उन पे हम सम कर रहे हैं, और यहाँ पे आएगा 3 चूज़ A0 A1 अप टू A5 टाइम्स 1 टू द पावर A0, वो तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, t टू द पावर A1, t टू द पावर 2A2, या rather t स्क्वायर टू द पावर A2 है, पर उसको मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, पूरा ही लिख लो, राइट। कुछ नहीं किया है, मल्टीनॉमियल थ्योरम, इसको x0, इसको x1, इसको x2, इसको सो ऑन अप टू x5 बोल दें और मल्टीनॉमियल थ्योरम लगा दें, तो एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, उस चीज़ का एक्सपेंशन ये है। और अब ये पिछले सवाल के जैसे ही है कि हमें, एक लाइन और लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। तो यहाँ पर t की पावर ये मिलेगी, तो इसको हमें देखना है कब कब ये 4 के बराबर हो जाती है। तो कौन कौन से A1 अप टू A5 है जब ये दिस सम्स अप टू 4। तो अगर A4 एक बार के लिए, अगर A5 0 से बड़ा हो गया तब तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये यही अकेला 5 दे देगा, तो A5 नेसेसरीली 0 है। तो यहाँ से हमें पता चला कि A5 इज़ नेसेसरीली 0, ये तो हमेशा 0 होगा, अदरवाइज़ 4 तो मिल नहीं सकता। A4 1 हो सकता है, A4 या तो 0 होगा या 1। A4 अगर 1 है तो बाकी सबको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर A4 1 हो गया तो यहीं पे ही पावर 4 आ गई, बाकी कोई भी अगर पॉजिटिव हुआ तो 4 से बड़ी मिल जाएगी। तो ये एक केस है, ठीक है, ये एक है। और इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी है A4 0 होने की। A4 अगर 1 से बड़ा हो गया तो भी गड़बड़ है, ये अगर 1 से बड़ा हो गया तो यहाँ पर 8 से ऊपर कुछ मिल जाएगा, देयरफॉर दिस कैन नॉट बी 4। तो ये दूसरा केस हो गया। अब बाकी सब अपन को देखना पड़ेगा कि कब कब ये मिल करके 4 दे देते हैं, तो फिर वही केसेस बनेंगे। A3 या तो 1 होगा या तो 0, उससे बड़ा उसके अलावा और A3 के पास ऑप्शंस नहीं है। A3 अगर 2 हो गया तो यहीं पे 6 मिल जाएगा, विच इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो यहाँ पे A3 की 2 पॉसिबिलिटीज़, और ये ऐसे करते जाएंगे। तो केसेस इसमें बहुत सारे बन रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, इसलिए मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूँगा। तो ये आपका होमवर्क है, अगर समझ में आ गई हों सारी बातें तो ये करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो विद दैट आई वांट टू एंड दिस लेक्चर। एज यूजुअल, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।